बैंकिंग। बैंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले सीखेंगे वो क्या है आपका, कि बैंक हम लोग किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों बैंक? देखिए, कोई भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब दो फंक्शन को, मेनली दो फंक्शन को जब परफॉर्म कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग बैंक। अब वो दो एसेंशियल फंक्शन कौन कौन सा है? एक है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का? जहां पर आप पैसा जमा कर पाए। जैसे कि आप देखे होंगे, आप जाते हैं बैंक में तो क्या करते हैं, आप अपना बैंक में जाकर के पैसा जमा करते हैं। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, ले रहा है पैसा आपसे। दूसरा क्या? प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस। जो बैंक, एक ये फंक्शन जहां पर बैंक वो क्या है, जो आपको क्या दे, आपको लोन देने का काम करे। ठीक है, तो मेन दो फंक्शन ये है। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जहां पर वो पैसा जहां पर आप जाके जमा करते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, जहां से आपको लोन मिल सके। ये दो फंक्शन जो करेगा ना, उसको हम लोग आसान बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? बैंक। क्लियर है? आपको मेनली दो प्रकार का बैंक पढ़ना है अपने सिलेबस में। एक है कॉमर्शियल बैंक और एक है क्या? सेंट्रल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होगा जो दो फंक्शन जो पढ़े हैं उसको परफॉर्म करे। कौन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को और प्रोवाइडिंग लोन्स को। ये जो बैंक होता है ना, ये कॉमर्शियल बैंक, ये मेनली आपका प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा होता है। हालांकि हर बिजनेस मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा होता है, बैंक भी उसी प्रकार से आपका प्रॉफिट कमाने बैठी है, भलाई करने उतना नहीं बैठी है वो। और एक होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक हेड बॉडी है जो सभी बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि बैंक ऑफ बैंक, बैंक का बाप, मतलब आसान भाषा में जितना भी बैंक है उन सब का एक बाप है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल बैंक। इंडिया में क्या पूरा हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और अपना देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई। फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। हालांकि ये जो डिफरेंस, ये जो कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस बिटवीन, आपको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। अभी बस खाली ओवरव्यू, थोड़ा सा बस जानकारी रख लीजिए, बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जो बोले उसको याद रखिएगा। कॉमर्शियल बैंक एग्जाम्पल में कौन सा हो जाएगा? कॉमर्शियल बैंक एग्जाम्पल में आपका आएगा एसबीआई, आपका पंजाब नेशनल बैंक, आपका बैंक ऑफ इंडिया, आपका एक्सिस बैंक, आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और भी डॉट 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 बहुत सारा बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक पूरा दुनिया में, हर कंट्री का सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है। अपना देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, कभी कभी क्या होगा बच्चों, एक कॉमर्शियल बैंक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये अगर इसका नाम में सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है तो डजंट मीन्स कि वो ये वाला सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उस कॉमर्स, ये एक प्रकार, ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, बस उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको अपना सिटी उटी आसपास दिख जाएगा। तो इस बैंक को आप आरबीआई वाला बैंक मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, ये कॉमर्शियल बैंक है। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग मेनली फंक्शंस देखेंगे कॉमर्शियल बैंक का। सेंट्रल बैंक का एकदम लास्ट में देखेंगे। अब पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक। दो फंक्शन में बांटते हैं, एक है आपका प्राइमरी और आपका बी में क्या रहेगा? बी में आपका रहेगा सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या? प्राइमरी। अब प्राइमरी में दो फंक्शन जैसे क्या है, जो आपका भाई एक डिपॉजिट ले और दूसरा क्या? लोन ले। तो चलिए पहले हम लोग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट देखते हैं। अब ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, जहां पर क्या होगा, आपका कॉमर्शियल बैंक आपसे पैसा लेता है या आप जाके पैसा जमा करते हैं। बात देखिए, तीन तरह का मेनली आपको पढ़ना है। एक है आपका सेविंग डिपॉजिट, इसी को हम लोग सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। सेविंग अकाउंट, अगर आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे देखिएगा सेविंग अकाउंट होगा वो। दूसरा क्या? करंट डिपॉजिट, इसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। और फिक्स डिपॉजिट को तो फिक्स डिपॉजिट ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इन तीनों को पहले थोड़ा सा समझते हैं। इसके लिए आपको हम यहाँ पर सेपरेट लिख के दिखा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है? सेविंग अकाउंट आम आदमी लोग खुलवाता है, इंडिविजुअल लोग। ठीक है, आम आदमी लोग, आपके जैसा, मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली लोग, हम लोग खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट, ताकि दो चार पैसा रिटर्न में कुछ मिले। तो खुलवाने के बाद देखिए कौन खुलवाता है? इंडिविजुअल लोग। करंट अकाउंट कौन ओपन करवाता है? करंट अकाउंट जनरली ओपन करवाता है कौन? आपका बिजनेसमैन सब, बिजनेसमैन लोग, ये लोग जनरली करंट अकाउंट खुलवाता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट कोई भी खुलवा सकता है, आपका नॉर्मल पीपल भी, इंडिविजुअल लोग भी और आपका बिजनेसमैन लोग भी, दोनों में से कोई भी खुलवा सकता है। क्या कोई जरूरी है कि सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल खुलवाए? देखिए ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। ये अपना मर्जी है, आप चाहिएगा तो सेविंग अकाउंट, आप चाहिएगा तो करंट अकाउंट, आप चाहिएगा तो फिक्स डिपॉजिट वाला कुछ भी खुलवा सकते हैं। पर जनरली के यहाँ बात हो रहा है, इन जनरल कौन खुलवाता है? सेविंग अकाउंट जनरली हम लोग इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि इसमें क्या है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है।
करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट इसी में मिलेगा आपको। ऐसा क्यों सर, इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्यों मिलता है? देखिए, अगर सबसे ज्यादा और इंटरेस्ट इसी में मिलता है तो हम लोग ये अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते, हम लोग ये अकाउंट फिर क्यों खुलवाते हैं हम आदमी लोग? मेरा बात सुनिए, इसमें क्या होता है ना, सेविंग अकाउंट में क्या है, आप पैसा डिपॉजिट भी करते रहते हैं, टाइम टू टाइम पैसा उसमें जमा भी करते हैं, और टाइम टू टाइम पैसा उसमें आप अपना एटीएम मशीन से पैसा निकालते भी रहते हैं। दोनों काम करते हैं, देखे होंगे। हालांकि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो केवल पैसा निकालते होंगे, जमा करने का भी औकात नहीं है, पेरेंट्स लोग जमा करते हैं। तो जनरली इसमें क्या होगा, आप पैसा जमा भी करते रहते हैं और पैसा निकालते भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा ना, फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए आप अगर 5 लाख रुपए एक बार डालें और उसको बोल दिया भाई कि हम 10 साल बाद निकालेंगे, सीधा मेरा पैसा जब डबल हो जाएगा, तो आप 5-10 साल से पहले आप अपना पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें जो एक बार पैसा चला गया उसको आप विड्रॉ दोबारा नहीं कर सकते हैं। क्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते? नहीं। अगर यहाँ पर जनरेशन ना, ये एग्रीमेंट बनेगा 10 साल का, क्या आप खुद ही एग्रीमेंट में साइन कीजिएगा कि हम भाई हम 10 साल तक पैसा नहीं निकालेंगे, और आप एज ए बैंक हमको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप 5 लाख का मेरा 10 लाख रुपया करके वापस कीजिएगा 10 साल बाद। तो मेन डिफरेंस यही है बच्चों कि यहाँ पर क्या, एक बार जो पैसा चला गया वो आपका 10 साल के लिए फंस गया ना, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, सेविंग में इसमें क्या, पैसा जमा भी किए, पैसा विड्रॉ भी किए, दोनों करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कम होता है, ठीक है। और इसमें तो आप अनलिमिटेड अमाउंट टाइप से निकालते सकते हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो आई होप ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेविंग अकाउंट में कोई भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें आपको क्या, ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है, इसमें कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगा। सेविंग में, करंट में आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलेगा। सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए, कभी कभी जैसे इसमें मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, तो अपना बैंक अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगर आपके पास करंट अकाउंट है और बैंक आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया है, मान लीजिए आपको वो 50,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है, लेकिन आपका अकाउंट में मात्र 10,000 रुपया है। अब क्योंकि वो आपको ओवरड्राफ्ट 50,000 का फैसिलिटी दिया है, तो आप टोटल पैसा 10,000 तो आपका खुद है, और जब बैंक आपको 50 रुपये सुविधा दिया है, लेकिन टोटल आप 60,000 रुपये निकाल सकते हैं। पहले बाद में आपको ये 50,000 रुपये वापस करना पड़ेगा बैंक को। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलने का ये मतलब होता है, ठीक है। इसमें तो वैसा कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक। और जैसे बताएं, इसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा निकाल सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आप सेविंग में। अब इसमें अनलिमिटेड अमाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। एक दिन में भी देखिएगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम है, कोई 30,000 एटीएम से निकालने देगा, कोई 40 देगा, कोई 50 देगा, और ट्रांजेक्शन भी आपका यूपीआई में वो 1 लाख से ऊपर करने देता नहीं है। इसमें क्या है ना, करंट में जितना मर्जी उतना निकालिए, करंट अकाउंट में जितना मर्जी दिल खोल के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको इसमें सेविंग भी, इसलिए आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और इसमें तो भाई आप पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ डिफरेंस था बच्चों, जो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपना पीडीएफ फाइल में, ताकि आपको क्लैरिटी और मिले, ठीक। तो देखिए, तो ये बता दिए कि सेविंग अकाउंट में इंडिविजुअल लोग खुलाता है, ये बता दिए। इसका इंटरेस्ट जनरली लो होता है, क्योंकि इसमें पैसा हम लोग बार बार निकालते हैं और जमा करते रहते हैं। ये देखिए दिखा दिए, लिमिट्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉल, ठीक है। फिर बैंक में इम्पोज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ये कुछ सडन बैलेंस हम लोग को मेंटेन करना था, उसमें भी करना रहता है, करंट में भी करना रहता है। इनफैक्ट अगर इसमें आपको बैलेंस मेंटेन 2500 करना पड़ेगा, तो इसमें आपको करंट अकाउंट में आपको 5,000 करना पड़ेगा। इस टाइप का है मिनिमम बैलेंस मेंटेन जो करने का है। सो पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है सेविंग अकाउंट खोलने का? टू प्रमोट सेविंग अमॉन्ग पीपल एंड ऑफर लिक्विडिटी, सेविंग भी थोड़ा सा कर सके और पैसा भी वो लोग खर्च करे, इसलिए मेन पर्पस ये है। करंट अकाउंट बिजनेस मान लो खुलवाता है, बता दिए। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बता दिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, सो ही बता दिए। और मेन पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस। अब वो बता देगा बिजनेसमैन लोग क्या है, तुरंत तुरंत पेमेंट्स करना पड़ता है, तुरंत एक दिन में कितना बार पेमेंट होगा, कितना बार पैसा आएगा, कोई ठिकाना नहीं है, तुरंत तुरंत उस पर करना पड़ता है, इसलिए वो जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट में फिक्स पीरियड के लिए पैसा जमा हो जाता है, ये बता दिए। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, हाईएस्ट बता दिए क्यों मिलता है, क्योंकि भाई इसमें जो पैसा जमा जाए होगा दोबारा विड्रॉ नहीं हो पाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है, मतलब भाई जब तक अगर आप 10 साल के जमा किए हैं तो 10 साल में ही मिलेगा। क्या किसी भी शर्त में पैसा नहीं निकाल सकते? तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दीजिएगा तब आप पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या पड़ेगा, फिर पेनाल्टी देना पड़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। मेन पर्पस क्या है? टू इनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग, पब्लिक लोग ज़्यादा लंबा समय तक सेविंग करे, इसलिए। रिकरिंग डिपॉजिट आपका पढ़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। ये पढ़ना है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक। ये रिकरिंग डिपॉजिट। अब देखते हैं क्या, अब क्या देखेंगे,
अब हम लोग देखेंगे एडवांसिंग लोन। अब लोन देते हैं जो, ठीक है, जो बैंक लोन देती है उसके बारे में देखें। देखिए मेन जो बैंक बच्चों जो प्रॉफिट कमाती है इसी आधार पे कमाती है ना। देखिए आपसे, आप जा करके बैंक में जो पैसा जमा कर दिए, ठीक है, आप जाकर जब बैंक में जो पैसा जमा किए उसके बदले में आपको वो 5% इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है, और वही पैसा बैंक किसी दूसरा पर्सन को लोन के तौर पे दे देगा और उससे कितना इंटरेस्ट लेगा, 10%, ठीक है, उससे 10% लेता है। उसके बाद इसी 10% का 5% आपको थमा देगा और 5% क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। ऐसे तो बैंक काम करती है, ठीक है। अब हम लोग को देखना टाइप्स ऑफ लोन, जिसमें सबसे पहला क्या है, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट किसको बोलते हैं, देखिए कैश क्रेडिट क्या होगा, आसान भाषा में समझ लिए बच्चों, ये आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का बड़ा वर्जन है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का बड़ा वर्जन है। इसमें समझ लीजिए थोड़ा हैवी अमाउंट में आपको लोन मिलेगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट में आपको लिमिटेड अमाउंट निकालने का सुविधा देगा, तो आपका कैश क्रेडिट में क्या है, सीसी में आपको बहुत ज़्यादा पैसा निकालने का परमिशन देगा, बस उसी का बड़ा वर्जन है एक प्रकार से। अब देखिए अंडर दिस फैसिलिटी बैंक अलाउज टू बोरो विड्रॉल मनी अप टू सैंक्शन लिमिट, यानी कि कुछ पैसा आपको अलॉट कर देगा कि भाई आप चलिए मान लीजिए 10 लाख रुपया निकाल सकते हैं, ठीक, ऐसा। अब उसमें क्या है कि लेकिन जो इंटरेस्ट देना है ना, अब उस 10 लाख में आपको जितना निकालना निकालिए, और जो इंटरेस्ट पे कीजिएगा केवल उस पैसा पे कीजिएगा जितना आप निकालिएगा, ठीक है। 10 लाख में मान लीजिए आप केवल 5 लाख रुपए निकाले हैं बिजनेस के लिए, अपना किसी भी पर्पस के लिए, तो उस आपको केवल 5 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हालांकि वो सैंक्शन आपको किया 10 लाख रुपए का, आप 10 लाख तक निकालने के लिए फ्री हैं, बट आप केवल 5 लाख निकाले तो आपको इंटरेस्ट भी केवल 5 लाख पे ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज ऑफन रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ गुड स्टॉक, यानी कि इसमें आपको सिक्योरिटी भी देना पड़ सकता है, ठीक है। जनरली इसको हम लोग क्यों निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए इस पैसा को लिया जाता है। अब है आपका डिमांड लोन। डिमांड लोन बोलने का मतलब क्या होता है, रिपेएबल ऑन डिमांड। रिपेएबल ऑन डिमांड, डिमांड लोन बोलने का मतलब क्या है कि आज मान लीजिए आज आप गए बैंक, ठीक है, और बैंक आपको दिया कौन, डिमांड लोन। अब डिमांड लोन बोलने देने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आज आप गए भले ही, और कल अगर आपसे बैंक वापस पैसा मांग तो आपको कल का कल पैसा देना पड़ जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, डिमांड लोन। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो कल का कल पैसा देना पड़ जाए, रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि बैंक वाला जिस समय डिमांड किया कि भाई पैसा वापस करो, तो आपको पैसा वापस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब डिमांड लोन के बारे में देखिए, डिमांड लोन इज लोन दैट रिपेएबल ऑन डिमांड ऑफ द बैंक, दैट इज द बैंक कैन आस्क रीपेमेंट फॉर एनी टाइम। जैसा आपको समझाएं, द इंटायर अमाउंट इज यूजुअली गिवन एट वंस, जितना भी पैसा है एक ही बार में दे दिया जाएगा, एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट। सबसे बड़ा चीज यही है, याद रखिएगा, जितना भी आप बैंक से रिपेएबल लोन मतलब डिमांड लोन लीजिएगा, अगर आप 10 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, आपको 10 एक ही बार में थमा दिया, अब इसमें से आप जितना भी खर्च करना उसका कोई मतलब नहीं है, याद रखिए आप पे वो पूरा पे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें भी कोलेटरल की जरूरत पड़ता है, और इसमें वही क्या, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए, इसका नाम क्या, रिपेएबल ऑन डिमांड। देखिए बात को समझिए, कैश क्रेडिट में क्या होता है ना कि एक ही बार आपको पैसा नहीं थमाता है, एक ही बार में एट ए टाइम मतलब एट वंस आपको पूरा 10 लाख का, उसमें 10 लाख उसमें लिमिट था, और यहाँ डिमांड लोन आप मान लीजिए आपका आप 20 लाख का डिमांड लोन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगा वैसा वैसा पैसा निकालिएगा, इसलिए जितना पैसा विड्रॉ करते हैं ना उतना पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसमें क्या है, अगर आप डिमांड लोन 20 लाख रुपए लिए हैं तो आपको 20 लाख एट ए टाइम थमा देगा कि लीजिए पकड़िए अपना 20 लाख। अब आप 20 लाख में खर्चा कीजिए मत कीजिए तो कोई मतलब नहीं, आपको 20 लाख को निकाल के दे दिया ना, अगर आपको नहीं दिया होता तो किसी और पर्सन को देता वो लोन, उससे वो इंटरेस्ट कमाता। इसलिए इसमें आप कितनों खर्च कीजिए वो आप पे पूरा पे चार्ज मारेगा, पूरा पे इंटरेस्ट अपना लेगा भाई वो। तो मेन डिफरेंस ये होता है बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन हो गया जिसका जनरली रीपेमेंट हम लोग 1 साल के अंदर कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन बोलने का मतलब है जिसको हम लोग 1 साल से अधिक समय के लिए लिए थे पेमेंट करने के लिए, जैसे 20 साल 30 साल या 5 साल 6 साल लंबा। हालांकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन एक्चुअली डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है उसके हिसाब से। आम आदमी अगर 1 साल के लिए लिया ना तो समझ लीजिए शॉर्ट टर्म लोन, और 1 साल से अधिक चला गया तो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन। बिजनेस का तो 5 साल का जो अंदर में समझ लीजिए वो आपका एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो उतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली बस याद रखिएगा शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो 1 साल में ही हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि आपको 1 साल से अधिक जो आपको 20-30 साल तक भी जा सकता है।
शॉर्ट टर्म लोन में ही आपका ये नामी नामी 3 ठो लोन है, बहुत और बहुत तरह का था पर नहीं, मेन 3 नामी लिख दिए। पर्सनल लोन आप एकदम आराम से सुने होंगे, आपके पिताजी जो लोन लेते हैं जनरली किसी भी काम के लिए, वो जनरली पर्सनल लोन होता है, क्योंकि ये सबसे कन्वीनियंट लोन होता है। ठीक है, पर्सनल लोन कुछ भी किसी भी चीज के ले सकते हैं इसको आप, किसी भी चीज के लिए जो आपको मर्जी कर जाए। आपको कंज्यूमर गुड्स के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जो मन में आता सो ले सकते हैं। इसमें आपको जैसा चाहे वैसा, आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई यही पैसा खर्च करना है, आप इसको जहां चाहिएगा वहां खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप एजुकेशनल लोन लेते हैं तो वो पैसा केवल एजुकेशन में खर्च होगा। अगर आप मैरिज लोन लेते हैं तो वो पैसा केवल मैरिज में खर्च होगा। पर्सनल लोन जहां मन करे वहां खर्चा कीजिए। ठीक है। हाउसिंग लोन केवल आप घर बनाने के लिए ले सकते हैं। बिजनेस लोन केवल बिजनेस को बड़ा करने के लिए ले सकते हैं। तो ये सब है। इंटरेस्ट रेट अलग अलग के हिसाब से अलग अलग चार्ज होता है। ठीक है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है पर बहुत आसानी से भी मिलता है। सबसे कम आपका एजुकेशन लोन होता है, ये पैसा तो आपको मिलेगा भी नहीं। आपको आइडिया शायद नहीं होगा, सुन लीजिए। एजुकेशन लोन होता है ना, ये आपके पिताजी को या आपको नहीं मिलेगा। ये सीधा आप जहाँ पढ़िएगा कॉलेज, जो आपसे उतना पैसा मांग रहा है, कोचिंग सेंटर में, याद रखिएगा कोचिंग सेंटर में नहीं। आप कोई मान लीजिए यूपीएससी का या कोई बड़ा कोचिंग सेंटर आपको 10 लाख मांग रहा है या 5 लाख मांग रहा है, कोचिंग सेंटर के लोन देने के लोन नहीं देता है वो लोन। ये लोन आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज सबको। जैसे आप एमबीए कर लिए, मेडिकल में जा रहे हैं, उस पर आपको अलाउ है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन रहेगा। पर्सनल लोन, ये रहा पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और बिजनेस लोन। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे आपको बताया था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। विड्रॉ करते हैं हम लोग, इसमें आपको करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट इसमें कोई मिलता नहीं है। मतलब इसे बैंक आपसे चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट, आपको वो फैसिलिटी देती है। सो इस कारण से ये भी आपको सिक्योरिटीज में दिया रहता है। और पर्पस तो आपको बता दिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। अब आ जाइए मेन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आपको 2 फंक्शन और 2 फंक्शन के अंदर है बहुत सारा फंक्शन आएगा। तो चलिए सीधा वहीं देखते हैं। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा डिटेल में हो जाएगा। ये देखिए इन शॉर्ट, पहला क्या है, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके बिहाफ पे वो काम आपका बैंक जब कर दे, ठीक है, आपको जो करना था वो आप ना करके अगर वो चीज बैंक कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एजेंसी फंक्शन। यानी कि वो आपका एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या लिखा होगा, बैंक एक्ट एज एजेंट फॉर कस्टमर, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एजेंसी फंक्शन। यानी कि आपको करना था पर आप नहीं करके आपके बदले वो बैंक कर दे रहा है। क्या क्या ऐसा फंक्शन वो करता है, फंड ट्रांसफर बहुत बार होता है। अगर आप बोलिए भाई फंड ट्रांसफर कर देने के लिए, वो फंड ट्रांसफर कर देगा, अगर परमिशन आप ही का लेगा। चेक क्लियरिंग करना, कलेक्टिंग बिल्स, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, बिल्स को जाकर के कलेक्ट करना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपको जो शेयर डिवेंचर का जो अलग अलग जो शेयर्स होता है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। एक्टिंग एज ए ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर, अलग अलग ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के तौर पे वो काम कर सकता है। और टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस भी आपके यहाँ पे कर सकता है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एक प्रकार का आपका एजेंसी फंक्शन। ठीक है। इतना क्या क्या सही आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं, बस खाली एजेंसी फंक्शन याद रखिएगा। एजेंसी फंक्शन बोलने का मतलब खाली बस याद रखिएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि आपके बिहाफ पे बैंक वो फंक्शन करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजेंसी फंक्शन। बस ये याद रखिएगा। इसमें बस सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, उतना काफी है, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ऊपर एक्सप्लेन भी नहीं किए। आ जाइए जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में कौन कौन आपका फंक्शन है, देखिए आपका इशू करता है वो ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। आपका भी आई होप आपका भी आप ओवर ड्राफ्ट बनाए होंगे, सॉरी बैंक ड्राफ्ट, बीडी ड्राफ्ट बनता है। अगर आप कभी पैसा उस पर आपके नाम पे ड्राफ्ट बन जाएगा, मतलब जिस जहां पर भी आपको पैसा भेजना है, तो अगर वो लिखता है भाई डीडी बना के भेजो, डिमांड ड्राफ्ट, तो आप बैंक में जाइएगा, कैश दीजिएगा, वो आपको कागज दे देगा, वो कागज आप जाकर के सेंड कर दीजिएगा उस इंस्टीट्यूशन को, और वो जाकर के उसमें पैसा फिर उसको कागज से पैसा में कन्वर्ट कर लेगा। वो क्या होता है आपका डिमांड ड्राफ्ट। लोकर फैसिलिटी भी आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी आता है। अंडर राइटिंग शेयर डिबेंचर भी इसी में आता है। इसमें बस याद रखिएगा, जनरल यूटिलिटी फंक्शन बोलने का मतलब होता है कि आपका कुछ एडिशनल सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होता है आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन। बस सिर्फ नाम याद रखिएगा बच्चों, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है। एक आपका ये इंपॉर्टेंट नेम है, बस वो याद रख लीजिएगा, और लॉकर फैसिलिटी याद रख लीजिएगा। ठीक। उसके बाद ये अदर यूटिलिटी फंक्शन मेन जो याद रखिएगा, एक्टिंग एज ए आपका एज ए रेफरेंस के तरह वो काम करता है। सो और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये 200 याद रखिएगा। और यूटिलिटी फंक्शन तो भाई कुछ और भी कुछ फंक्शन है। सो
तो एडिशनल में बहुत सारा, सेकेंडरी फंक्शन में बहुत सारा है, हम लोग उतना डिटेल में सब नहीं देखते हैं। बस याद रखिएगा कि मेन एक है आपका एजेंसी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या था आपका एजेंसी, दूसरा आपका जनरल यूटिलिटी और तीसरा क्या आपका यूटिलिटी फंक्शन। बस इतना याद रखिएगा और ज़्यादा डिटेल में देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है।